हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक की, जो कि एवोल्यूशन चैप्टर का ही एक पार्ट है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं हम इसको समझेंगे और समझेंगे कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। सो अगर हम बात करें एडेप्टिव रेडिएशन की, तो एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हमें जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो थे हमारे डार्विन साहब, जिन्होंने एक आइसलैंड पे जिसका नाम था गैलापागोस आइसलैंड, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कवर करी और उसके बेसिस पे उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में बताया। तो अगर हम बात करें एडेप्टिव रेडिएशन से, तो इससे पहले आपको डार्विन्स की जर्नी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे गैलापागोस आइसलैंड में पहुँचे, उनकी शिप का नाम क्या था, उनकी जर्नी कितने साल की थी और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो ड्यूरिंग हिज जर्नी, मतलब हुआ क्या कि जो चार्ल्स डार्विन अपने जिस कंट्री में रहते थे उस कंट्री के जो भी किंग होते हैं कह सकते हो, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको हम सारा खर्चा देंगे, आप जाओ, आप बस क्या करो, रिसर्च करो दुनिया भर में कि यहाँ पे किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है, कितनी डाइवर्सिटी, आप इन चीज़ों की रिसर्च करो और आपका जितना भी खर्चा है हम देंगे। तो फिर डार्विन साहब ने कहा क्या किया, डार्विन साहब ने कहा ठीक है मैं रिसर्च करूँगा। मेरे को रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग समुद्र की मदद से, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो समुद्र की थ्रू होता था, शिप की मदद से। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे को एक HMS बीगल नाम की शिप चाहिए। तो इनकी शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। डार्विन ने जिस शिप से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जर्नी पूरी करी, उस शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। अब इनकी ये जो जर्नी थी, ये अगर मैं बोलूँ कितने साल तक चली, तो इनकी ये जो जर्नी थी ये 5 साल की थी। 5 साल तक इन्होंने पूरी दुनिया में घूमा और अपने रिसर्च पेपर सबमिट्स करे। अब आपको थोड़ी बहुत बातें और पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जिस आइसलैंड पे गए उसका नाम था गैलापागोस आइसलैंड। और ये गैलापागोस आइसलैंड क्या था, 22 छोटे छोटे द्वीपों का समूह था। जैसे कि एक जगह थी, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा द्वीप, तो इस तरीके के कुल 22 द्वीप थे। और इन सब द्वीपों को मिला के क्या कहा गया, गैलापागोस आइसलैंड कहा गया। ठीक है। There he observed an amazing diversity of creature of particular interest. Small black bird, later called Darwin finches, amazed him. अब देखो, जब ये गैलापागोस आइसलैंड पे गए तो वहाँ पे उन्हें कई तरीके की डाइवर्सिटी देखने की मिली क्रिएचर्स को। वहाँ पे टर्टल्स देखने को मिले जो कि नॉर्मल टर्टल से बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और भी इन्हें कई चीज़ें देखने को मिली। इन्हें एक स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखने को मिली जिसमें इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागा और इन स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को बाद में नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। He realized that there were many variety of finches in a same island. अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जो गैलापागोस आइसलैंड है, जो 22 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इन पे कई सारी वेराइटीज़ की क्या हैं, डार्विन फिंचेस मौजूद हैं। और इन्होंने कहा कि all the varieties are evolved on the island itself from the original seed eating feature। मतलब जो ओरिजिनल या कह सकते हो इनकी जो एंसेस्टर थी, जो सबसे पहले हमारी डार्विन फिंचेस थी, जो एंसेस्टर डार्विन फिंचेस थी, वो क्या खाती थी, वो सीड्स खाती थी। यानी उनका फीचर क्या था, सीड ईटिंग फीचर था। बट सीड के धीरे धीरे कमी होने की वजह से क्या हुआ, उस डार्विन फिंचेस से और कई सारी वेराइटीज इवॉल्व हुई उसी सेम आइसलैंड पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही चीज बात कही गई है कि ओरिजिनली जो हमारी डार्विन फिंचेस थी उनका सीड ईटिंग फीचर्स था, तो यानी कि सीड ईटिंग एंसेस्टर थे। बट जब सीड्स की कमी होने लगी तो वो जो डार्विन फिंचेस थी वो 22 में से अलग अलग द्वीपों पे जाना उन्होंने चालू कर दिया और जहाँ पे उन्हें जो चीज़ें मिली उन चीज़ों की उन्होंने खाने की हैबिट बनाई। जैसे कि कुछ द्वीपों पे उन्हें कैक्टस मिला तो वो कैक्टस को ईट करने लगी, कुछ पे उन्हें इंसेक्ट्स मिले तो इंसेक्ट्स ईट करने लगी, कुछ पे उन्हें फ्रूट मिले तो उन्होंने फ्रूट खाना चालू कर दिया। यानी कि आप देख सकते हो कि एक सीड ईटिंग एंसेस्टर से कई तरीके की डार्विन फिंचेस बनी जो कि फ्रूट खा रही हैं, कैक्टस खा रही हैं, इंसेक्ट खा रही हैं, लीफ खा रही हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया 22 आइसलैंड थे। अगर मैं बात करूं डार्विन फिंचेस की
तो इन्हें कुल 13 तरीके की डार्विन फिंचेस देखने को मिली। कितने तरीके की? 13 टाइप की डार्विन फिंचेस की देखने को मिली। और इन फिंचेस में क्या चीज़ डिफरेंस थी, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये 13 तरीके की जो इन्हें डार्विन फिंचेस देखने को मिली, इनमें क्या चीज़ इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती थी? तो इनका जो सबसे अलग पैटर्न था वो था बीक मॉडिफिकेशन, यानी कि जो इनकी चोंच होती है जिससे ये कैक्टस या इंसेक्ट्स या फ्रूट या सीड्स खाते थे, उन बीक्स में मॉडिफिकेशन दी गई। और ये बीक्स में मॉडिफिकेशन क्यों आई? बीक में मॉडिफिकेशन आई इनके फीडिंग हैबिट्स की वजह से, क्योंकि जो सीड्स खाते थे उनकी सीड्स के लिए बीक बनी हुई थी, जो कैक्टस खाते थे उनकी कैक्टस के हिसाब से बनी थी, और जो इंसेक्ट खाते थे उनकी इंसेक्ट्स के हिसाब से बनी थी, जो फ्रूट खाते थे उनकी फ्रूट के हिसाब से बनी थी। यानी इनके इनके फीडिंग हैबिट पे कि ये क्या चीज़ खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, उसके बेसिस पे इनके बीक में मॉडिफिकेशन हुआ। और बीक में मॉडिफिकेशन होने की वजह से हमें एक ही आइसलैंड पे 13 तरीके की डार्विन फिंचेस देखने को मिली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है, इसकी हम बात करते हैं थोड़ी कि एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है। अब डार्विन ने कहा कि ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अनदर एरिया ऑफ जियोग्राफिकल हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। अब इसका मतलब समझो क्या है कि इस तरीके का एवोल्यूशन जहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज हैं एक जियोग्राफिकल एरिया यानी कि ये गैलापागोस आइलैंड जो था ये इनका हैबिटाट था, इनकी रहने की जगह थी, इसी को हमने जियोग्राफिकल एरिया बोला है। कि इस तरीके का एवोल्यूशन जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज जो एक जियोग्राफिकल एरिया में है या एक हैबिटाट में है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट करें और उस जियोग्राफिकल एरिया या उस हैबिटाट में एक दूसरे से अलग होती जाए और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करे, उसी को हमने बोला एडेप्टिव रेडिएशन। अब अगर हम बात करें एडेप्टिव रेडिएशंस के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये क्या है? हमारे एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो एडेप्टिव रेडिएशन है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। अगर आपने एनसीईआरटी एक भी बार पढ़ी है तो आप मेरे को पहले कमेंट करके बताना कि ये डाइवर्जेंट होता है कि कन्वर्जेंट होता है, और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, अगर हम बात करें नॉर्मल केसेस की, तो नॉर्मल केसेस में जो एडेप्टिव रेडिएशन होती है, ये एग्जाम्पल होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर था जिसकी सीड फीडिंग की हैबिट थी, और उससे फिर कई अलग अलग तरीके के बीक्स में मॉडिफिकेशन होने की वजह से अलग अलग तरीके के डार्विन फिंचेस बने। कोई फ्रूट खाता था, कोई सीड खाता था, सीड तो एंसेस्टर था, मतलब हमारा एंसेस्टर थे। कोई फ्रूट खाता था, कोई कैक्टस खाता था, ठीक है, कोई इंसेक्ट्स खाता था। तो यहाँ पे आप देखो सेम एंसेस्टर से अलग अलग तरीके की स्पीसीज बन रही है, तो ये क्या है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। बट एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिखती है, ध्यान से समझना। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call this convergent evolution। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि जब एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, जब एक किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हमें देखने को मिले, तो हम उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई एक स्पीसीज है जिसमें एडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, दूसरी स्पीसीज जो वहीं पे रहती है, उसी एरिया में रहती है, उसी हैबिटाट में रहती है, उसमें भी एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि पहला एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल ले लो प्लेसेंटल मैमल, दूसरे का हम ले लेते हैं मार्सुपियल्स। तो ये दोनों वैसे तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे, इंडिविजुअली ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे, बस इस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से जो नई स्पीसीज बनेगी वो एक दूसरे के सिमिलर होगी, इसीलिए ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। क्योंकि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में है, सेम नीड है, तो दोनों की जो अलग अलग स्पीसीज बनेंगी वो एक ही तरीके से काम करेंगी, इसीलिए ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जो आपको याद होनी चाहिए, जो मैं आपको दिखा भी देता हूं और बता भी देता हूं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो एनसीईआरटी में हमारी डार्विन फिंचेस को लेकर डायग्राम्स भी दे रखा है
इनके बीक में मॉडिफिकेशन, इसकी बीक देखो मोटी है, इसकी बीक लंबी है, तो ये इनके बीक्स के मॉडिफिकेशन थे जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। अब मैं जिस टेबल की बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आप देखते हो प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वैसे तो दोनों ही अगर इंडिविजुअली बात करूं तो इंडिविजुअली दोनों ही क्या शो कर रहे थे, एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे थे, बट एक ही हैबिटाट में होने की वजह से दोनों ने एडेप्टिव रेडिएशन शो करी और दोनों ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बन गए। जैसे कि देखो प्लेसेंटल मैमल से बना मोल, ठीक है, और यहां से बना मार्सुपियल मोल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से क्या बना, मार्सुपियल मोल। अगर हम बात करें प्लेसेंटल मैमल से बना एंटीएटर, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में बना नुम्बेट, जिसको हम एंटीएटर ही कहते हैं। दोनों में देखो सिमिलैरिटीज कितनी है। प्लेसेंटल मैमल में माउस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से मार्सुपियल माउस। प्लेसेंटल मैमल में हमारा आया लेमूर, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेमूर, और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है इसमें हमारा आया स्पॉटेड कस्कस। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा किसके साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है। लेमूर स्पॉटेड कस्कस के साथ, फ्लाइंग स्क्वायरल जो है फ्लाइंग फैलेंजर के साथ शो कर रही है, ठीक है। बॉब कैट जो है टेस्मानिया टाइगर कैट के साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रही है। और ये नीट 2022 में पूछा भी गया था, ठीक है। वॉल्फ जो है टस्मानिया वॉल्फ के साथ क्या कर रही है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रही है। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा एडेप्टिव रेडिएशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस की, यानी कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरी स्पीसीज डेवलप होती है, ठीक है। और इसमें जो हम सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे आज की वीडियो में वो होगी लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। इसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या फिर थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहते हैं। अब ये थ्योरी वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी थ्योरी हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है डार्विनिज्म एंड हार्डी-विनवर्ग प्रिंसिपल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो मैंने बता दिया कि इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसफिक जूलॉजी, जिसमें इन्होंने इस चीज़ का जिक्र करा था। अब उस बुक में इनके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला पोस्टुलेट दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्होंने कहा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास एक इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, यानी इनके शरीर में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि बॉडी के साइज को और जो बॉडी की एबिलिटी है उसको बढ़ाती है, ठीक है। सेकंड इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा कि जो फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गन का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो रिजल्ट होता है उसकी नीड के ऊपर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिस चीज़ की नीड है उस नीड को ही लेके उसके अंदर एक नया ऑर्गन डेवलप होगा, ठीक है। अपने आप कोई भी चीज़ डेवलप नहीं होती, वो नीड की वजह से ही डेवलप होगी। तीसरा इन्होंने कहा कि जो ऑर्गन की डेवलपमेंट है, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हो गया, जैसे मान लो हमें खाना खाने के लिए हाथ की ज़रूरत थी तो हाथ तो हमारा बन गया, लेकिन जो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस ऑर्गन के यूज़ के, यानी आप उस चीज़ को जितना यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा वो डेवलप होगा। जैसे कि जो बात ब्रेन के लिए कही जाती है कि जितना आप ब्रेन को शार्प करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको एडवांटेज देगा, यानी जितना ज़्यादा आप ब्रेन को यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन चीज़ों को पहले कैरी करेगा और आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ बात इन्होंने कही, जो इनका फोर्थ पोस्टुलेट था, वो ये था कि ऑल चेंजेस एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ आर ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग्स। इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म जो भी अपने लाइफ टाइम में, जब तक वो जिंदा था, जिन भी चेंजेस को एक्वायर्ड करेगा वो सारे चेंजेस उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका देखो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ तो इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो एक लोहार है, लोहार आप सब समझते होंगे जो लोहे को पीटते हैं, ठीक है, लोहे से धातु अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो एक लोहार है, लोहार क्या करता है, अपने हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे लोहा पीटना होता है, उसको ताकत चाहिए होती है। तो होता क्या है,
उस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका ये जो हाथ है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं देखो क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जैसे एक लोहार है, वो लोहा पीटता है, अब लोहा पीटता है हाथ से पावर जनरेट करता है, और हाथ का ही उसका ज्यादा यूज है क्योंकि वो लोहे को पीट रहा है। तो इस हाथ के यूज होने की वजह से उसका ये जो हाथ है वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और ज्यादा डेवलप होने की वजह से जितने भी डेवलपमेंट उसकी हाथ में आई है वो डायरेक्टली क्या करेगा, अपने बेटे में या जो भी उसकी बेटी है उसमें ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि जितने भी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है अपने लाइफ में वो ट्रांसफर कर देता है अपनी ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ये लेमार्क्स की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी। और इन्होंने ये भी कहा कि जैसे जो हमारे जिराफ्स होते हैं इनकी गर्दन इस वजह से बढ़ी क्योंकि जब जमीन पे खाना खत्म हो गया तो इन्होंने जो पेड़, क्योंकि पहले जिम्नोस्पर्म्स का दौर था, अब एंजियोस्पर्म्स का दौर है, तो जब जिम्नोस्पर्म्स का एरा था तो उस टाइम पे जो लीव्स थी वो बहुत ऊंची ऊंची होती थी, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे और उनपे लीव्स ऊपर लगी होती थी। तो उन लीव्स तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने गर्दन को बहुत खींचा, और उस खींचने की वजह से उनकी गर्दन डेवलप हो गई और उनकी गर्दन बहुत लंबी हो गई, और वही चीज उन्होंने अपनी आगे प्रोजेनी में ट्रांसफर करी, जिसकी वजह से हमें जिराफ्स की लंबी गर्दन अब देखने को मिलती है। तो ये भी एग्जाम्पल इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। अब इनकी ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को डिस्कार्ड यानी कि गलत प्रूफ कर दिया गया था विजमन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के द्वारा। अब देखो, विजमन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं ये होती क्या है। सो देखो, जो विजमन थे उन्होंने कहा कि जो हमारा सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर जो प्लाज्म होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जर्म प्लाज्म, ठीक है, जो कि क्या करता है, गैमिट का फॉर्मेशन करता है, और एक होता है सोमैटोप्लाज्म जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करता। जो जर्म प्लाज्म होता है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, और जो सोमैटोप्लाज्म होता है वो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन जर्म प्लाज्म में होंगे वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाएंगे, लेकिन जो भी चेंजेस सोमैटोप्लाज्म में होंगे वो पेरेंट से प्रोजेनी में नहीं जाएंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने माउस को लिया, ठीक है, और क्या करा, जो माउस की पूंछ होती है ना, यानी कि जो माउस की टेल होती है, उस टेल को इन्होंने कट कर दिया, ठीक है। अब उससे उनकी टेल को कट कर दिया, माउस अपना काम कर रहा है, टेल को कट कर दिया। अब माउस ने अपनी एक नई प्रोजेनी बनाई। अब इन्होंने क्या करा, इस माउस की भी टेल को स्टार्टिंग में ही कट कर दिया, उसके स्टार्टिंग फेज में ही कट कर दिया। अब इस माउस ने अपनी आगे प्रोजेनी बनाई, यानी नेक्स्ट जनरेशन बनाई माउस की। इस माउस की भी टेल को इन्होंने कट कर दिया, और ऐसा इन्होंने करा 21 जनरेशन तक। 21 जनरेशन तक ऐसा इन्होंने क्या करा, 21 जनरेशन तक एक चूहे की पूंछ काटी, फिर उससे जो चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ काटी, फिर उससे जो चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ काटी, फिर उससे जो चूहा पैदा हुआ उसकी पूंछ काटी। अब 21 जनरेशन ये करने के बाद जब इनको 22वीं जनरेशन मिली, 22nd जनरेशन मिली, तो उस जनरेशन का जो चूहा था, जो माउस था, उसके पास भी टेल जो है वो प्रेजेंट थी। तो इन्होंने कहा कि देखो लेमार्क भैया, इन्होंने कहा देखो लेमार्क भैया, तुम ये कह रहे हो कि जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूज के, यानी अगर ऑर्गेनिज्म उसका यूज कर रहा है तो वो डेवलप होगा, नहीं तो वो डेवलप नहीं होगा, और अगर ऑर्गेनिज्म उसको यूज नहीं कर रहा तो वो डेवलप नहीं होगा। अब क्योंकि मैं चूहों की पूंछ काटे जा रहा हूं, तो वो तो उसे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि मैं उनके स्टार्टिंग फेज में उसे काट दे रहा हूं, तो वो क्या कर रहे हैं, उस पूंछ को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जब उनकी पूंछ ही नहीं है तो यूज क्या करेंगे, ठीक है, तो यूज नहीं कर रहे। तो मेरे को ये बताओ, तब भी मुझको 22वीं जनरेशन में, 22nd जनरेशन में पूंछ क्यों दिखी?
विजमन ने कहा कि तुम अगर कह रहे हो कि जो किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो उसके यूज एंड डिसयूज पे डिपेंड करता है, कि अगर तुम यूज करोगे तब वो डेवलप होगा और उसको यूज नहीं करोगे तो वो डेवलप नहीं होगा। तो मैंने चूहे की पूंछ स्टार्टिंग फेज में ही काट दे रहा हूं, तो उसका यूज हो नहीं रहा है, तो वो डेवलप नहीं होनी चाहिए। और जैसे तुमने कहा कि जो भी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देता है, तो अगर वो अपनी पूंछ को इस्तेमाल नहीं कर रहा और उसकी पूंछ डेवलप नहीं है और उस चीज को वो अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि हमें 22वीं जनरेशन में पूंछ ना दिखे, लेकिन हमें दिख रही है। तो बताओ इसका क्या रीजन है? तो लेमार्क ने कहा भैया इसका रीजन तो मेरे को नहीं पता। इसीलिए इनकी ये जो थ्योरी थी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया विजमन ने, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को बोलते हैं विजमन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। सो आई होप ये जो लेमार्क्स थ्योरी है और जो विजमन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म है ये आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम थ्योरी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म की, और हम एक एग्जाम्पल देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का। और ये जो डार्विनिज्म की थ्योरी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। और जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म यानी नेचुरल सिलेक्शन का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।